हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट एंड स्पाइसी कॉर्नर। आज हम बनाएंगे मेवा पाक। इसको हम मावा पाक या फिर मिंगी पाक भी कहते हैं। तो ये मेरे मॉम की स्पेशल रेसिपी है। जन्माष्टमी वाले दिन जब मैं छोटी थी तब मेरी मॉम इसको बनाया करती थी और मैं देखती थी कि वो कैसे बनाती हैं। तो ये उन्हीं की रेसिपी है और आज मैं इस रेसिपी को आप सब के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो मावा लिया है, जिसको हम खोवा भी कहते हैं, और इस मावे को अब मैं अच्छे से पका लूँगी। मैंने ये 1 किलो मावा लिया है, आप कम भी ले सकते हैं अगर आपको कम मिंगी पाक बनाना है। तो इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है, क्योंकि ये अच्छे से पक जाना चाहिए, तभी हमारी मिंगी पाक या मेवा पाक तैयार होगी। तो आपको पता है कि अगर मावा भुन गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसकी क्या पहचान है? तो इसकी पहचान ये है कि एक तो मावे की खुशबू आने लगती है, दूसरा ये एक साथ इकट्ठा हो जाता है। तो इसकी एक पहचान ये है कि एक साथ इकट्ठा हो गया है, घी छोड़ने लग गया है, तो ये अच्छे से भुन गया है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मेल्ट हो रहा है मावा, अभी तो ये शुरू हुआ है भुनना। तो ये धीरे धीरे भुनेगा, इसको थोड़ा टाइम लगता है भुनने में, इसको आधा से पौन घंटा लगता है। तो हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए भूनना है, वरना ये इसके बेस में चिपक भी जाएगा और जल भी सकता है। अगर आप फ्लेम को मीडियम या फिर हाई कर देंगे तो इसे हमें एक तो लो फ्लेम पर भूनना है, दूसरा हमें इसे लगातार चलाते रहना है। तो ये देखिए, धीरे धीरे हमारा मावा भुनकर तैयार होने लगा है। ये थोड़ा सा ब्राउन भी हो गया है, क्योंकि ये गाय का मावा है इसलिए थोड़ा पीला है। अगर हम भैंस के दूध वाला मावा लेते हैं तो वो थोड़ा वाइट होता है, तो ये पहले से ही पीला है। दूसरा, हमें इसे भूनना है तो ये गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगा। अगर आपको वाइट मावा चाहिए तो आपको भैंस के दूध का मावा लेना होगा। तो अब ये मावा धीरे धीरे भुन रहा है। ये देखिए, मावा तकरीबन हमारा भुन चुका है। हमें इसे थोड़ी देर और चलाना है, थोड़ी देर तक और भूनना है। तो ये यहाँ पर हमारा मावा भुन गया है। ये देखिए, ये वाला टेक्सचर होना चाहिए अगर मावा भुन गया है तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर ली है ये मगज, इसको हम मगज बोलते हैं, ये तरबूज के बीज होते हैं। तो ये 200 ग्राम मैंने यहाँ पर लिए हैं। इसके अलावा आप खरबूज के जो बीज होते हैं वो भी ले सकते हैं, मतलब आप इसको भी ले सकते हैं और खरबूज के बीज भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब मैं उसी पैन में ये तरबूज के बीज रोस्ट कर लूँगी। हमें इसमें ज़रा भी घी नहीं डालना है, हमें इनको ऐसे ही रोस्ट करना है। तो हमें इनको तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये बिल्कुल फूल नहीं जाते। तो ये तरबूज के बीज रोस्ट हो गए हैं। इसकी क्या पहचान है? तो इसकी पहचान ये है कि ये फूल जाते हैं और इन्हें भी हमें लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। ये देखिए, फूल गए हैं ना, तो ऐसे ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। ये इसी तरीके से फूलने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे ये तरबूज के बीज भी रोस्ट हो गए हैं और इन्हें मैंने एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल दिया है। वहाँ पर हमारा मावा भी ठंडा हो रहा है। तो उसी पैन में मैंने ये चिरौंजी भी रोस्ट कर ली है। ये मैंने 50 ग्राम ली है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इनको भी हमें रोस्ट करना है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है एक नारियल, एक सूखा नारियल लिया है। आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। जो नारियल का बुरादा होता है वो रेडीमेड नारियल का बुरादा भी आप ले सकते हैं। और मैंने इस नारियल को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है।
और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ली है ये किशमिश, ये मैंने बड़ी वाली किशमिश ली है और इनको मैं कट कर लूँगी। हम ऐसे भी इनको डाल सकते हैं। ये मैंने 100 ग्राम ली है। और ये जो नारियल का बुरादा था ये हम रोस्ट कर लेंगे। हम इसे इसलिए रोस्ट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो अब ये मावा भी ठंडा हो गया है तो हम इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी हमारा डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था, और इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमने जो तरबूज के बीज रोस्ट करके रखे हुए हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और किशमिश जो मैंने कट करके रखी हुई थी, और चिरौंजी। ये सारी चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और इन सबको फिर हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्लेट में ही हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि जब हम इनको चाशनी में मिक्स करेंगे, चाशनी में मिलाएंगे, तभी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए हमें इन्हें प्लेट में ही अच्छे से मिक्स करना होगा। तो ये मेरा 1 किलो मावा है और मेरी एक कढ़ाई में ये नहीं आएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 कढ़ाई ले लेंगे। बट उससे पहले हमें इसमें चीनी कितनी ऐड करनी है वो देख लेते हैं। हमें 1 किलो मावा में 750 ग्राम चीनी ऐड करनी है, या फिर आप ऐसे भी मेज़र कर सकते हैं कि जितना मावा एंड ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके जितना इनकी क्वांटिटी होती है उससे थोड़ी सी कम हमें चीनी लेनी है। तो मैंने चीनी को हाफ कर लिया है और अलग अलग कढ़ाई में उनको डाल दिया है, प्लस 1 गिलास उनमें पानी डाला है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। तो अब हमें इन्हें, ये जो चाशनी है इसको अच्छे से उबालना है। इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए, झाग आ जाने चाहिए। 2 तार की चाशनी हमें इसके लिए बनानी है। तो जब 2 तार की चाशनी बन जाए तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, जल्दी से इसमें ये जो मावा का मिक्सचर है वो हम ऐड कर देंगे। दोनों कढ़ाई में मैंने इसमें ऐड किया है, आप एक साथ कीजिएगा तो इजीली हो जाएगा। तो ये सारा जो मिक्सचर है मैंने आधा आधा दोनों कढ़ाई में डालकर मिक्स कर दिया है। अब मैंने दोनों कढ़ाई का जो मिक्सचर था वो एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे लगा था कि ये एक कढ़ाई में नहीं आएगा, बट ये एक कढ़ाई में आ गया है। और यहाँ पर मैंने 2 प्लेट ली हैं जिनको घी से ग्रीस कर लिया था। इसमें मैंने 1 नारियल को ग्राइंड करके उसको और ऐड किया है, क्योंकि इसका टेक्सचर थोड़ा पतला हो गया था। तो अगर आपका जो मावे का टेक्सचर है थोड़ा पतला हो जाता है तो आप इस तरीके से उसको गाढ़ा कर सकते हैं ताकि उसकी बर्फ़ी आसानी से जम जाए। देखिए ये पहले वाला टेक्सचर है जिसकी बर्फ़ी मुझे पता था कि नहीं जमेगी, तो मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दिया था, जिससे मेरी बर्फ़ी का टेक्सचर कुछ इस तरीके का हो गया। और ये देखिए ठंडा होने के बाद ये आसानी से जम गया। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से जमी है बर्फ़ी। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका, और कितना अच्छे से ये जम गई है, बिल्कुल बर्फ़ी जैसे। और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। तो एक बात आप इसमें याद रख सकते हैं कि अगर आपकी बर्फ़ी नहीं जमती है तो आप उसमें नारियल का बुरादा रोस्ट करके उसको मिक्स कर सकते हैं, ताकि आपकी जो बर्फ़ी है वो जम जाएगी। तो ये यहाँ पर हमारी मिंगी पाक या मेवा पाक तैयार हो गई है।
इसे आप किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं। अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, उस पर भी आप इसको बना सकते हैं, बट मेरी मॉम इसको जन्माष्टमी पर बनाती थी और इसको हम व्रत में भी खा सकते हैं। इसकी एक खासियत ये भी है। और ये देखिए, इसको हम स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो इसको हम 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको किसी भी कंटेनर बॉक्स में भर के फ्रिज में रख दीजिए, तो ये ख़राब नहीं होती है। तो आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।